बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा और देखिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो 10th क्लास से रिलेटेड है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको दो पॉइंट को गौर करना पड़ेगा। अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। और इस दोनों पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को समझना होगा। आप एक इक्वेशन बोर्ड पर देख रहे हैं, C+O2 CO2। मतलब ये हुआ कि कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन किससे संयोग करता है? ऑक्सीजन से। जो दो पदार्थ संयोग करता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और इस दोनों के संयोग मतलब मिलने से जो पदार्थ बनता है नया, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे अभिकारक का, अभिकारक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इसी तरह आप उत्पाद का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग अभिकारक और उत्पाद को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? जब इसका डिफिनेशन है, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैंने कहा एक अकेले भी कर सकता है और दूसरे से मिलकर भी कर सकता है। मिलकर कैसे कर सकता है? बोर्ड पर आप देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, और जब दोनों मिलकर के बना कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है। इसी तरह अकेले की बात मैं कर रहा हूं, अकेले में क्या हुआ? आप एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिया आपने? कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट कराएंगे तो ये CaO बनाएगा और क्या बनाएगा? CO2। तो ये अकेले भी रिएक्शन कर सकता है और साथ में मिलकर के भी कर सकता है। अकेले अभिक्रिया करे या साथ में करे, लेकिन जो पदार्थ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को, अभिकारक और उत्पाद। आप जो देख रहे हैं बोर्ड पर, ये वाला पोर्शन अभिकारक है और ये वाला पोर्शन उत्पाद है। और दोनों को जो अलग किया गया बीच में किससे किया गया है? तीर से किया गया है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर रहेगा। तीर के आप बाईं तरफ जो देखेंगे, बाईं तरफ जितना भी चीज होगा उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और दाईं ओर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं इक्वेशन, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसको लिखना ज्यादा आसान है या इसको लिखना ज्यादा आसान है। आप खुद कहेंगे कि ये संकेत, ये कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का संकेत O2 या और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत CO2। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में उसके तत्व की जगह या पदार्थ की जगह उसके संकेत का उपयोग करते हैं तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये C+O2 CO2 रासायनिक समीकरण है।
कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब इस तरह से लिखेंगे शब्द में तो इसको हम शब्द समीकरण बोलेंगे, इसको रासायनिक समीकरण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? शब्द समीकरण बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण आप लोग समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण पहला होगा और दूसरा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आप देखिए दो हम रिएक्शन लिखते हैं बोर्ड पर, Na प्लस Cl, एरो हो जाएगा NaCl। दूसरा रिएक्शन देखिए आप, Mg प्लस O2 एरो MgO। आप अगर इसको दोनों गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, पहला वाला रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में एरो जो आप देख रहे हैं मतलब तीर के निशान देख रहे हैं, तीर के निशान के बाईं ओर एक सोडियम और एक क्लोरीन है और दाईं तरफ भी एक सोडियम और एक क्लोरीन है। जब किसी रासायनिक समीकरण में एरो के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक नीचे वाला को देखेंगे, एरो के बाईं ओर Mg एक है, एक Mg है और ऑक्सीजन 2 है, जबकि दाईं तरफ Mg एक है और ऑक्सीजन भी एक है। मतलब यह है कि एरो के दोनों तरफ जो तत्वों की संख्या वो समान नहीं है। जब एरो के दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं होगी तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में फर्क समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर असंतुलित का आप कहना चाहेंगे तो बोलेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बच्चों आप लोगों को हमको लग रहा है कोई दिक्कत हो नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हम लोग असंतुलित। ये जो आप नीचे देख रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं करना है, आप समझ जाएंगे कि आपसे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है और आप असंतुलित रासायनिक समीकरण वाला डिफिनेशन ही देंगे। तो बच्चों हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, मूव करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभी जो हमने देखा कि एक समीकरण था, एक संतुलित था, दूसरा असंतुलित था। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद कीजिए, आप जानते होंगे, बस उसी नियम को हम इसमें यूज करेंगे। आप इसका आंसर देंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं इसलिए अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें अभिकारक और उत्पाद का क्या होगा, संख्या बराबर होगी। इस तरह Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। आप इसको देखेंगे, एक आयरन, एक कॉपर, एक SO4 और एक SO4। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इस नियम को फॉलो करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है। अगर इसी अभिक्रिया को कोई अगर वाक्य में लिखना चाहेगा तो इस तरह से लिखेगा कि जब
कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े को डाला जाता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकलता है। तो ये लिखना बहुत लंबा हो जाता है, यही बात बताया गया है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? शब्द समीकरण कहते हैं। इस तरह अगर आप उसी को देखेंगे, आयरन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट एरो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आपने देख रहा है, अगर इसको अगर वाक्य के रूप में लिखेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े को डालने पर आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकलता है। तो वो बहुत लंबा होगा, तो उसको संक्षिप्त में लिखने के लिए हम इस रूप में लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण को भी छोटा करके हम क्या करते हैं? संकेत में लिखते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ। देखिए, जब हम रिएक्शन लिखेंगे, जिस तरह आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, आयरन जो आप देख रहे हैं, आयरन ठोस होता है। इसको संकेत में आप देखेंगे कहीं इस तरह लिखा रहेगा Fe और ब्रैकेट में S। इस समझ जाना है कि यहाँ जो आयरन है ये ठोस चीज है। इसी तरह जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय, पेस्ट की तरह रहेगा। कॉपर सल्फेट जो विलयन है, इसलिए कैसा रहेगा? वो एक्वस रहेगा। इसी तरह आयरन सल्फेट भी क्या रहेगा? ये आपको एक्वस मिलेगा और कॉपर किस रूप में मिलेगा? सॉलिड, मतलब ठोस के रूप में मिलेगा। मतलब ये है कि भौतिक अवस्थाओं में ठोस को रिप्रेजेंट करने के लिए S का यूज करेंगे, S स्टैंड फॉर सॉलिड। इसके बाद गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग G का यूज करेंगे, G स्टैंड फॉर गैस। इस तरह आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग जलीय विलयन, इसके लिए हम लोग AQ एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी AQ लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये विलयन है। ये क्या है? विलयन है। इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जल के लिए या द्रव के लिए L का यूज करेंगे, L स्टैंड फॉर लिक्विड। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग अपने क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए प्रणाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।